हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कैलोरीमेट्री की पार्ट 3 देखेंगे और वो जनरली होगा लैटेंट हीट पे। ठीक है, लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट। वी हैव रीड दैट, मैंने पहले भी क्लास में पढ़ा है कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ फेज of a substance which takes place at constant temperature, a considerable amount of heat energy is absorbed or liberated. हीट एनर्जी इधर absorb होता है और लिबरेट होता है, मींस कंसिडरेबल अमाउंट का, माने ठीक ठाक अमाउंट का हीट एनर्जी इधर अब्सॉर्ब होता है और लिबरेट होता है चेंज ऑफ फेज के दौरान। हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय ए सॉलिड ड्यूरिंग मेल्टिंग and an equal amount of heat energy is liberated by the liquid during freezing without showing any change in temperature. मींस मेल्टिंग के दौरान हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होता है और वही इक्वल अमाउंट का हीट एनर्जी भी लिबरेट होता है जब फ्रीजिंग होता है लिक्विड, मींस जब लिक्विड फ्रीज होके सॉलिड बनता है। सो मगर उस दौरान चेंज इन टेम्परेचर का कोई महत्व नहीं होता, मींस विदाउट शोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर। मींस चेंज इन टेम्परेचर होता भी और नहीं भी होता है, जनरल नहीं होता है। Similarly, heat energy is absorbed by a liquid during vaporization and an equal amount of heat energy is liberated by the vapor during condensation without showing any change in temperature. वैसे ही हीट एनर्जी मींस वेपोराइजेशन के दौरान जितना भी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होता है वो एनर्जी इक्वल होता है जितना भी हीट एनर्जी लिबरेट हुआ है कंडेंसेशन के दौरान। वहां भी विदाउट शोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर, वहां भी कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है, ये आते हैं फिर आते हैं डेफिनेशन को। सिंस द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब और लिबरेटेड इन चेंज ऑफ फेज इज नॉट एक्सटर्नली मैनिफेस्टेड बाय एनी राइज और फॉल इन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट। ठीक है, इसे कहते हैं हम लैटेंट हीट। द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और लिबरेटेड without any external manifested by rise or fall of temperature is called as latent heat. ठीक है, और वही latent heat, when this latent heat is expressed for unit mass, it is called as specific latent heat. As you also know that in previous videos that word specific is when it is mentioned. The word specific is mentioned when we use the term unit mass, unity mass, not the whole body, only a unit of the mass. Specific latent heat is denoted by capital L, and capital L is equal to heat absorbed or liberated for the change of phase, both heat absorbed or heat liberated by the whole divided by the mass. So if heat energy is capital Q is absorbed or liberated, then the mass m of the substance during the change of phase at a constant temperature, then L is equal to Q by m. Okay, remember this formula, it will be helpful in future also. ठीक है, क्या मतलब specific heat latent heat क्या हुआ? Specific latent heat of a phase is the quantity of heat energy absorbed or liberated by unit mass of the substance for the change in its phase at a constant temperature. Means L क्या है? L वो है कि is the quantity of, वो quantity है heat energy का जो भी absorb हुआ है या liberate हुआ है by the unit mass of the substance for the change in its phase at a constant temperature. Means constant temperature में जो वो change कर रहा है phase को, वो कितना हीट अब्सॉर्ब किया है बाय यूनिट मास, एक यूनिट मास ने कितना ही हीट अब्सॉर्ब किया है और लिबरेट किया है, उसी को हम स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फेज बोलते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और लिबरेटेड बाय गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर द चेंज ऑफ फेज फॉर व्हिच स्पेसिफिक लैटेंट इज एल, देन क्यू इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक लैटेंट हीट। सो अगर इस डायरेक्ट फॉर्मूला को भी देखें, एल इक्वल टू क्यू बाई एम, सो क्यू क्या होगा? एल इंटू एम ही तो होगा ना। सो वही वही लिखा हुआ है, क्यू इज इक्वल टू मास एम इंटू स्पेसिफिक लैटेंट हीट एल। ठीक है, इससे बोलते हैं, फिर आते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, specific latent heat of melting of a ice is the heat energy required to melt unit mass of ice at 0 degree Celsius to water at 0 degree Celsius without any change in temperature. ठीक है, मतलब स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या हुआ? मेल्टिंग, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस पहले देखते हैं। उसमें क्या होता है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट यूनिट मास, मींस यूनिट मास है ना, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्टेन द यूनिट मास ऑफ आइस at 0 degree Celsius to water at 0 degree Celsius. मींस टेम्परेचर को मींस टेम्परेचर सेम रहा, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, बस फर्क सिर्फ इतना हुआ कि आइस मेल्ट होके वाटर बना।
वो भी सिर्फ मींस वही स्टेट में, मींस वही टेम्परेचर में, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, the specific latent heat of fusion of ice is the heat energy released when a unit mass of water at 0 degree Celsius freezes to ice at 0 degree Celsius without any change in temperature, ठीक है। मीन स्पेसिफिक लैटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या हुआ, वो भी सिर्फ वही द हीट एनर्जी जो रिलीज हुआ व्हेन ए यूनिट मास ऑफ वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में था फ्रीज हुआ टू आइस, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस में है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस ही थे। सो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मींस दिस फार्मूला को अच्छी तरह से रट लेना, बहुत काम आएगा। दिस फार्मूला कैन इट विल हेल्प यू अ लॉट। जस्ट अ सेकंड। Just a second. Okay. First one. Okay. Now come to specific latent heat of fusion of some common substances, ठीक है। फिर फर्स्ट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का latent heat of fusion है 3 कैलोरी पर ग्राम, और अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे वो होगा 12.5 इंटू 10 टू द पावर 3। वैसे ही सल्फर का है 9 कैलोरी पर ग्राम और 37.7 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर केजी। सिल्वर is 21 calorie per gram, 88 into 10 to the power 3 joule per kg. Paraffin wax is 35 and calorie per gram, 146 10 to the power 3 joule per kg. Like this, copper and ice are also given. Okay? Explanation of latent heat. So just a second. Explanation of latent heat on the of melting of ice on the basis of kinetic model. According to the kinetic model, the molecules in a solid vibrate about their mean positions. So the total energy of a molecule is a sum of its kinetic energy due to its motion, which depends on the temperature, and its potential energy, which depends on the force of attraction between the molecules and the separation between them. तो क्या हुआ, means kinetic model क्या हुआ, the molecules of a solid vibrate about their mean positions. The total energy क्या होता है, total energy T होता है KE plus PE, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वो डिपेंड करता है फोर्स पे। सो दिस इज द मींस काइनेटिक थ्योरी। when a solid changes into a liquid and without any change in temperature, the average kinetic energy of the molecules does not change, but the separation between the molecules on an average increases. When the solid changes to liquid, means kinetic energy doesn't change because temperature doesn't change, temperature remains constant, so kinetic energy remains constant. But potential energy changes because in the solid, means the separation between the molecules are very closely packed as their intermolecular space is very small. But in liquids, their means separation increases because in solid liquids intermolecular space increases. So what the separation? So some energy is required for increasing the separation against the attractive forces between the molecules. That is for the increase in potential energy of the molecules. Since the increase in volume is negligible, so no heat is in volume expansion. Thus, the heat supplied during the melting is utilized only in increasing the potential energy of the molecules and is called latent heat of melting. So when the some energy is required for increasing the separation against the attractive forces between the molecules, means the potential energy of the molecules. Since the increase in volume is very negligible, because हम पिछली वीडियो में देखे थे कि इंक्रीज होता है वॉल्यूम बट वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. So no heat is used in volume expansion. So volume expansion में no heat कुछ भी यूज नहीं होता है. So thus the heat supplied during the melting is utilized only in increasing the potential energy. जो भी हीट मेल्टिंग में यूज होता है वो ओनली इंक्रीज करता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को, उसे हम लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलते हैं. ठीक है. सो एक नोट है, व्हेन 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस चेंजेस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, नियर 336 जूल एनर्जी इज यूज्ड. ओके.
and in increasing the potential energy due to the increase in intermolecular spacing. So latent heat of ice is 336 joule per gram. Here also you saw, no? 336 in 10 to the power 3 is joule per kg, and when we will convert it to gram, that will be 336 joule per gram. So when 1 gram of ice को जब हम change करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तक, तब 336 जूल का एनर्जी यूज होगा इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल. पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए 336 जूल का एनर्जी का यूज होगा, मैंने ओनली टू इंक्रीज द इंटरमोलिकुलर सेपरेशन. इंटरमोलिकुलर स्पेस को इंक्रीज करने के लिए इतना ही अमाउंट का मींस 36 जूल का यूज होगा. तो फिर उसे ही हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम. ठीक है, ये सब वो है कुछ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. स्नो ऑन माउंटेन्स डजंट मेल्ट ऑल एट वंस. जो भी सब स्नो है मींस माउंटेन में, तो फिर वो एक साथ ही क्यों मेल्ट नहीं होते? रीजन इज दैट ice has a specific high specific latent heat of fusion equal to 3,36,000 joule per kg. It is due to this fact that it changes into water slowly as it gets heat energy from the sun. मीन्स हीट एनर्जी जो भी सन से आता है वो तो होता है, वो बहुत मीन्स वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता. इसलिए वो मेल्ट करने में बहुत समय लगता है. और ये हाई स्पेसिफिक हीट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के भी बहुत है, 3,36,000 जूल पर केजी. एक केजी को मेल्ट करने के लिए 3,36,000 का जूल का एनर्जी का यूज होगा. तो फिर वो एक मींस एट ए टाइम तो मिल नहीं सकता वो सन से. If latent heat would have been low, all the snow would have melted in short time on getting heat from the sun, and there would have been a flood in the rivers. Yes, अगर वो means at a time सब snow melt हो जाते तो फिर वो पिघल जाते. अंटार्कटिका अगर पिघल जाता तो फिर वो क्या होता, पानी का लेवल इंक्रीज हो जाता, और जो भी लो लाइंग एरियाज हैं जिस भी कंट्री का हो, सबको एक फ्लड आ जाता और सब डूब जाते. In cold countries, water in lakes and ponds doesn't freeze a lot all at once. अगर आप कहीं देखे होगे या फिर आप मूवी में देखते हैं कि पॉन्ड का क्या सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही मींस फ्रीज हो जाता है, नीचे का नीचे पानी रहता ही रहता है. So reason is that specific latent heat of fusion of ice is sufficiently high. The water in lakes and ponds will have to liberate a large quantity of heat to the surrounding before freezing. So as the specific latent heat of ice का बहुत ज्यादा है, latent heat of fusion of ice का बहुत high है, so the water in lakes and ponds will have to liberate large quantity of heat to surrounding before freezing. Freezing के means freeze होने से पहले उसको large amount of heat means surrounding को देना पड़ेगा. So the layer of the ice is formed on water being a poor conductor of heat will also prevent the loss of heat from water of lake. Hence it does not freeze all at once. अगर वो means the layer of ice is formed on water being a poor conductor of heat will also prevent the loss of heat from water. वो जब आइस जब मींस बनेगा वाटर लेक के ऊपर, वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा. इसलिए लॉस ऑफ हीट वाटर से होने नहीं देगा. इसलिए हीट थोड़ा सा हीट रहेगा वाटर में. इसलिए वो पूरा फ्रीज नहीं होता ऑल एट वंस, लेक पूरा फ्रीज नहीं होता. ठीक है. Drinks get cooled more quickly by adding pieces of ice than ice cold water at 0 degrees Celsius. This is because 1 gram of ice at 0 degrees Celsius takes 336 joule of heat energy from the drink to melt into water at 0 degrees Celsius. Thus, the drink liberates an additional 336 joule of heat energy to 1 gram of ice at 0 degrees Celsius than 1 gram of ice cold water at 0 degrees Celsius. Thereby, cooling produced by 1 gram of ice at 0 degrees Celsius is much more than that of 1 gram of water at 0 degrees Celsius. Means क्या हुआ? Drinks get cooled more quickly by adding pieces of ice. अगर हम ड्रिंक्स में पीस ऑफ आइस डालेंगे वो ज्यादा पीस क्विकली कूल होगा उसके मींस आइस कोल्ड वाटर के मींस डालने से पहले. क्योंकि बिकॉज आइस मींस आइस का क्या होता है, आइस का मींस स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 336 जूल पर केजी. वो 336 जूल को मींस क्या करेगा,
लिबरेट करेगा. So from the drink to melt into water at 0 degrees Celsius. Thus the drink liberates an additional 336 joule of heat energy to 1 gram of ice at 0 degrees Celsius. मीन्स वो 336 जूल करेगा. दस द ड्रिंक लिबरेट्स, जब ड्रिंक क्या लिबरेट करेगा, 336 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू 1 ग्राम ऑफ आइस. सो उसके मीन्स क्या होगा, तो फिर वो जब 336 जूल अब्सॉर्ब कर लेगा वो मीन्स ड्रिंक से, तो फिर ड्रिंक ठंडा हो जाएगा. देन 1 ग्राम ऑफ आइस एट कोल्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर मीन्स 1 ग्राम ऑफ आइस भी ड्रिंक को ये करेगा, मीन्स हीट अब्सॉर्ब करेगा. वो बहुत ही कम क्वांटिटी का होगा जितना कि मीन्स आइस करेगा. आइस करेगा 336 जूल टू बी प्रिसाइज. ठीक है. Therefore, cooling produced by 1 gram of ice at 0 degree Celsius is much more than that of 1 gram of ice at 0 degree Celsius. 1 gram of water at 0 degree Celsius. ठीक है. When ice is a frozen lake starts melting, its surrounding becomes very cold. ये तो मीन्स जब आइस मेल्ट करना स्टार्ट करेगा तो फिर उसका सराउंडिंग बहुत कोल्ड हो जाएगा. उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि द रीजन इज दैट क्वाइट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग. मेल्ट मीन्स फ्रोजन लेक को मेल्ट करने के लिए बहुत अमाउंट ऑफ हीट का यूज होगा. वो भी 336 जूल का यूज होगा पर केजी के लिए. 336 जूल 3,36,000 जूल का यूज होगा. सो फिर वो सराउंडिंग से खींच लेगा. सो absorb from the surrounding, and as a result the temperature of the surrounding falls and it becomes very cold. So when it absorbs 3,36,000 joule per kg from the surrounding, 3,36,000 joule from the surrounding, so obviously the temperature of the surrounding will fall and it will become very cold. It is generally more cold after a hailstorm when ice melts than during or before the hailstorm. Means when the it is generally more cold after a hailstorm than during. Means when the after the hailstorm the cold we feel more cold than comparing during when the hailstorm is happening or before the hailstorm. The reason is that after the hailstorm ice absorbs the heat energy required from it for its melting. After hailstorm ice falls in the ground. So what happens? Ice absorbs the heat, and if all ice are maybe you can say 100 gram each, so they will attract 3,36,000 not 336 into 100, that amount of joule from the surrounding. If all pieces absorb surround this much heat from the surrounding, then what will happen? Then obviously so the temperature of the surrounding will fall further down and will feel more cold. Okay, so this was all about natural consequences of high specific latent heat of heat of fusion of ice. And previously also we learned about the latent heat and specific latent heat. So that will be all for today, and in the next video I'll try to do some problems. So thank you guys for watching my video, and do watch it, subscribe it, share it, like it also, and keep watching my videos. Thank you.